नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ये है मनी गुरु शो और आज हम सेविंग्स बाजार पर चर्चा करेंगे। आपके सेविंग्स बचत से जुड़े संबंधित प्रश्न यहाँ पर लेंगे। तरीका काफ़ी सिंपल है, आप इस शो में ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ और आपको इस शो में ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए बता देते हैं। आपको एक SMS लिखना होगा और SMS आपको लिखना है सेव लिखकर, अपना पूरा सवाल लिखकर हमें भेज देना है 57575 पर। साथ ही आज आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वजीत पराशर जी, जो कि हेड मार्केटिंग है बजाज कैपिटल के। विश्वजीत नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। साथ ही आपको बता दें कि आज जो शो में खास रहने वाला है उन मुद्दों पे किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे उसके ऊपर नजर डालें। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो प्लानिंग के ऊपर नजर डालेंगे। क्या एसेट एलोकेशन किस तरीके से करी जा सकती है और कौन से ऐसे विकल्प हैं जहां पर निवेश से लंबी अवधि में फायदा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ PPF अकाउंट अगर किसी माइनर के लिए खोलना हो तो क्या वो खुल सकता है या नहीं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन के लिए क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। चलिए यहाँ पर सवाल जवाब से शुरू करते हैं विश्वजीत जी। और पहला जो सवाल पूछने के लिए इसमें लाइन पे मौजूद हैं असिजीत भट्टाचार्य जी कोलकाता से। भट्टाचार्य साहब नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरु में। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, गुड आफ्टरनून जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ, मेरा एक्चुअली सवाल था, आई अर्न 35,000 a month and my home expenses and all my expenses are 22,000 rupees a month. जी। So in a year I do a LIC of 10,000 rupees, that is normal endowment plan. The PPF of annually it is 70,000 rupees. And over and that I have got a personal mediclaim of myself of rupees 11,000 with the premium which is 11,000 rupees. जी। और इसका साथ मैं एडिशनली आई हैव स्टार्टेड SIP इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। दोज आर फर्स्ट इज फिडेलिटी इक्विटी, HDFC इक्विटी, HDFC टॉप 200, बिरला सन लाइफ। जी बिल्कुल, पोर्टफोलियो है आपका जो आपने दे रखा है वो पोर्टफोलियो है हमारे पास। और किस तरीके का आपको पोर्टफोलियो है, क्या वो सही है नहीं, इसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। विश्वजीत जी, आपने जो सवाल सुना यहाँ पर, इनकी 35,000 रुपये मासिक सैलरी है और उसके अंदर से भी उन्होंने इतना बढ़िया यहाँ पर एक एसेट एलोकेशन कर रखा है, यहाँ पर इतना बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया है। यहाँ पर इनका जो निवेश है LIC, PPF, मेडिक्लेम सभी में हो चुका है और अब म्यूचुअल फंड में भी उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया है। तो अगर खर्च पे देखें तो लगभग 22,000 रुपये प्रति माह इनका खर्च है, फैमिली के जो एक्सपेंसेस होते हैं। साथ ही साथ बचत पूरे साल के 70,000 रुपये प्रति वर्ष कर लेते हैं। ये मेडिक्लेम 11,000 का इन्होंने ले रखा है और म्यूचुअल फंड्स के कुछ ऑप्शन उन्होंने चूज़ करे, फीडेलिटी इक्विटी, HDFC इक्विटी, HDFC टॉप 200, ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी, UTI डिविडेंड यील्ड और बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी। क्या मानते हैं यहाँ पर, क्या इनका एक आइडियल पोर्टफोलियो है या फिर किसी बदलाव की ज़रूरत है इन्हें? जी रजत, आज से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। PPF, LIC और ये सब स्कीम्स तो ऑलरेडी वैसे अच्छी हैं, सेफ़ हैं, तो इसमें बने रह सकते हैं। जो कि आप म्यूचुअल फंड्स में आपने अभी 2 महीने पहले ही निवेश किया है, ये भी आपने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया हुआ है। आपके पास करीब 2 लार्ज कैप फंड्स हैं, जैसे कि HDFC टॉप 200 और बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी। HDFC टॉप 200 में करीब 23% के करीब रिटर्न रही है सिंस इंसेप्शन और काफ़ी अच्छे फंड हाउस से बिलोंग करता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। बिरला सन लाइफ में करीब 29% के करीब रिटर्न रही है, ये भी काफ़ी अच्छा फंड हाउस है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इसमें बने रह सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, HDFC इक्विटी फंड और फिडेलिटी इक्विटी फंड। ये भी दोनों बहुत ही अच्छे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं अपने आप में, अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी इस्टेब्लिश स्कीम्स हैं, पुरानी स्कीम्स हैं और इनके रिटर्न्स भी अच्छे रहे हैं। फिडेलिटी में करीब 24% के करीब रिटर्न रहा है और HDFC में करीब 22% के करीब रिटर्न रहा है सिंस इंसेप्शन। इसके अलावा आपके पास 2 वैल्यू स्टाइल फंड्स हैं, जिसमें कि आपने UTI डिविडेंड यील्ड ले रखा है और ICICI प्रूड डिस्कवरी फंड ले रखा है। ये भी दोनों अच्छी स्कीम्स हैं, काफ़ी अच्छी रिटर्न्स रही हैं। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि क्योंकि ये इक्विटी से लिंक्ड फंड्स हैं, तो आप इनको रेगुलर टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहिए, रिव्यू करते रहिए और ज़रूरत पड़ने पे रिबैलेंस कीजिए। लेकिन क्योंकि अभी आपको सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तो आप बने रह सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं और काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। जी बिल्कुल, यानी सिर्फ थोड़ी लिक्विड राशि ही नहीं रह गई है रखनी, यानी कि FD में अगर निवेश कर दे थोड़ा बहुत तो इनका पूरा एक आइडियल पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है। तो असित जी आप बने रहिए, आपके फंड्स बहुत अच्छे हैं और लंबी अवधि में अगर यहीं पर ही निवेश करेंगे तो ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसी बीच अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर SS प्रसाद जी, इस समय जमशेदपुर से लाइन पे हैं। प्रसाद साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। पूछिए अपना सवाल। जी मेरा सवाल PPF अकाउंट को लेके था जी। क्या फादर और उनके 2 माइनर डॉटर, जो माइनर डॉटर का सोर्स ऑफ इनकम फैमिली गिफ्ट से है,
जी तो तीनों का क्या अलग अलग पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? जी बिल्कुल, ये आपका पहला ये सवाल है। जी। तो और दूसरा सवाल था कि पीपीएफ फंड 5 इयर्स करके आफ्टर 15 इयर्स कितने साल तक, कितने बार 5 इयर्स रिन्यू किए जा सकते हैं? जी जी, आपने एक और प्रश्न भी यहाँ पर हमारे पास भेजा था, वो जो आपके फादर की एज 68 इयर्स और 30 लाख उनके पीपीएफ अकाउंट में है, उसको भी एलोकेट करना है, वहाँ कहाँ निवेश करें? जी, उसके ऊपर भी आपको राय दिला देते हैं। यहाँ पर आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है यहाँ पर विश्वजीत जी, और यहाँ पर देखा जाए तो इनके 3 प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो जो 30 लाख रुपए इनके फादर के पीपीएफ अकाउंट में है, अब उसको कहाँ निवेश करें, रिटायर हो गए हैं इनके फादर, और सेकेंडली अगर यहाँ पर किसी माइनर डॉटर के लिए किसी को अगर पीपीएफ में निवेश करना हो तो क्या वो कर सकता है, माइनर अकाउंट खोल सकता है पीपीएफ, और अगर खुलता भी है तो 15 साल के बाद कितने समय के बाद रिन्यू हो सकता है और कब तक रिन्यू हो सकता है? जी, जैसा कि प्रसाद जी ने बताया, इनके फादर सीनियर सिटीज़न है और 30 लाख के करीब उनके पास निवेश करने के लिए है, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो ना बनाएं। इसमें आप पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसमें कि 9% के करीब रिटर्न क्वार्टरली मिलता है, और इसमें करीब 15 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है जो कि 8% के करीब रिटर्न देती है एनुअली, ये भी एक अच्छा विकल्प है। इसमें 4.5 लाख के करीब आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स की मंथली इनकम प्लान्स को कंसिडर कर सकते हैं जिसमें अच्छी रिटर्न आने की संभावना रहती है। काफ़ी 1 महीने से काफ़ी अच्छी रिटर्न्स आई हैं, तो ये आप ऐसे करके आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी एफडीज पे भी नज़र रख सकते हैं। जो आपका दूसरा सवाल है कि अपने डॉटर्स के नाम पे आप पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं, जी हाँ, आप ज़रूर खोल सकते हैं, लेकिन वो अकाउंट आप ऑपरेट करेंगे, और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इसमें मैक्सिमम 70,000 रुपये निवेश कर सकते हैं तीनों अकाउंट मिला के, और इसके अलावा आपको हर साल करीब 500 रुपये निवेश करना पड़ेगा आपको अपना अकाउंट, अपने डॉटर्स का अकाउंट चालू रखने के लिए। जो कि आपके तीसरा सवाल था कि पीपीएफ अकाउंट 15 साल बाद क्या कर सकते हैं, आप 15 साल बाद उसको एक्सटेंड करा सकते हैं, 5 साल के स्लॉट मिलते हैं, आप अनलिमिटेड टाइम तक उसको एक्सटेंड करा सकते हैं 5-5 साल का स्लॉट लेते हुए। जी, तो प्रसाद साहब, तीनों ही आपके सवालों का जवाब यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। पहला जो आपका सवाल कि अपने पिताजी के लिए किस तरीके से एलोकेशन करें, तो आप पोस्ट ऑफिस MIS या फिर सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर निवेश करें तो फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। दूसरा सवाल कि माइनस के लिए क्या अकाउंट खोल सकते हैं, तो खोल सकते हैं, पर जो आप टैक्स बेनिफिट पाएंगे वो सिर्फ 70,000 सालाना का पाएंगे, वो आप अपनी सैलरी से फंड कर रहे हैं तब भी आपको 70,000 तक का ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और जो तीसरा आपका सवाल था कि यहाँ पर कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर 15 साल की ड्यूरेशन खत्म हो जाए तो हर 5-5 साल के पीरियड में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, पर अनलिमिटेड टाइम के लिए आप पीपीएफ अकाउंट को कर सकते हैं यहाँ पर एक्सटेंड। साथ ही साथ अगले कॉलर इसी बीच हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं अपना सवाल पूछने के लिए। SK गोयल जी गाजियाबाद से लाइन पे हैं। गोयल साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, देखिए मुझे ऐसा है, मुझे इस मंथ एंड के और अगले महीने में MIS कुछ मैच्योर होगी मेरी, और उससे आई विल गेट अबाउट 10 लाख रुपीज। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग एज टू हाउ टू एंड वेयर टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट। और मुझे ऐसा भी है कि मुझे कोई ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तब मैं रिस्क भी ले सकता हूँ 5 साल का, 6 साल तक का, और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जी, यहाँ पर आपकी उम्र के हिसाब से विश्वजीत जी ने सवाल पूछा, इनकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा है, 69 ईयर्स, उनको 10 लाख रुपए मिले हैं और ये निवेश करना चाहते हैं। आइडियल पोर्टफोलियो तो इनके लिए बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। यहाँ पर इनको मंथली रिटर्न्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, पर अगर किसी को अब इस समय पर पोर्टफोलियो एलोकेशन करना हो थोड़ा सा रिस्क लेकर भी, तो क्या विकल्प मौजूद है? जी बिल्कुल, इसमें 10 लाख के करीब आपके पास निवेश करने के लिए है। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में, क्योंकि आपने बताया कि आपकी उम्र 69 ईयर्स है, तो आप सीनियर सिटीजन का एडवांटेज ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में ही आप पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं MIS में, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। 15 लाख रुपए उसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो उसमें 9% के करीब क्वार्टरली रिटर्न मिलता है, काफ़ी अच्छा विकल्प है। इसके अलावा आप MIPs में कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो वो भी एक अच्छा विकल्प है जिसमें आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, साथ ही म्यूचुअल फंड्स में अगर इनको निवेश करना हो तो कुछ फंड्स मौजूद हैं यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। जी, MIPs जैसे कि मैंने बताया कि वो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं जिसमें मंथली इनकम मिलती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा 5 साल का पीरियड हॉराइजन है आपका, तो आप लार्ज कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं जो कि अच्छे फंड हैं, जैसे कि HDFC टॉप 200 स्कीम है, या फिर या बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, उनकी करीब काफ़ी अच्छी रिटर्न्स रही हैं, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें रिस्क एलिमेंट रहता है अगर आप इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन अगर आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप इक्विटी फंड्स में भी कंसिडर कर सकते हैं।
जी, साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना है, पर ब्रेक से जब लौटेंगे तो किन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर टैक्स प्लानिंग अगर किसी को करनी हो तो उसके लिए क्या विकल्प मौजूद हैं, कहाँ पर निवेश करने से टैक्स प्लानिंग में मदद मिलेगी, उसके ऊपर नज़र डालेंगे। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड ऑप्शंस बाजार में कौन से मौजूद हैं और कौन से फंड्स में निवेश करने पर, नियमित निवेश करने पर फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। और साथ ही साथ क्वार्टरली अकाउंट बैलेंस अगर मेंटेन ना किया हो तो उस स्थिति में क्या चार्जेस लग सकते हैं, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज सेविंग के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से आप बचत करें, कौन से ऐसे विकल्प हैं जहां पर बचत करेंगे तो फ़ायदा होगा रिटर्न्स के लिहाज से। साथ ही आपको बता दें ये एक कॉलर शो है और आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, करना सिर्फ आपको ये है कि अपने मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाकर सेव लिखकर अपना पूरा सवाल लिखकर हमें भेज देना है 57575 पर। आपके सवाल को जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में विश्वजीत पराशर जी, जो कि हेड मार्केटिंग हैं बजाज कैपिटल के। साथ ही अगले कॉलर के पास चलते हैं। इस समय लाइन पे मौजूद हैं अपना सवाल पूछने के लिए मनीष चौहान जी दिल्ली से। मनीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना सवाल। जी संपर्क कट गया है लगता है, तो यहाँ पर इनका सवाल ले लेते हैं विश्वजीत जी। और यहाँ पर जो इनका सवाल है ये पोर्टफोलियो के ऊपर ही है और इनकी उम्र 22 साल है और 2 लाख इनकी सालाना आय है और ये 7,000 प्रति माह निवेश करना चाहते हैं। विकल्प जानना चाहते हैं कहाँ पर निवेश करें। इनकी उम्र के हिसाब से 22 साल इनकी उम्र है, इनकी उम्र के हिसाब से इन्होंने कहीं कुछ निवेश भी किया है, यहाँ पर इसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। LIC एंडोमेंट प्लस में ये 30,000 का निवेश उन्होंने एक मुश्त राशि यहाँ पर निवेश कर रखी है। और साथ ही साथ सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज़ फंड में भी 10,000 रुपये निवेश किया है इन्होंने। इनका ये पोर्टफोलियो है, पर इनके एक आइडियल पोर्टफोलियो क्या होगा इनके उम्र के हिसाब से, और क्या म्यूचुअल फंड्स में अगर लंबी अवधि के लिए निवेश कर लें SIP के जरिए तो ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा? जी, क्योंकि इन्होंने टैक्स सेविंग के लिए बात करी है तो म्यूचुअल फंड्स में लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसमें टैक्स सेविंग का एडवांटेज नहीं होगा। म्यूचुअल फंड्स की एक स्पेशल स्कीम्स होती हैं जिन्हें कहते हैं ELSS स्कीम्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती हैं। इसमें करीब 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है और काफ़ी अच्छी रिटर्न भी रहती है। तो उसमें ये 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और अंडर सेक्शन 80C का इनको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा किसी भी इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं अगर इनको ज़रूरत लगती है, या PPF NSC में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर ये सेफ़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। लेकिन उसमें लॉक इन पीरियड काफ़ी लंबा रहता है, 15 साल या 6 साल का पीरियड रहता है। तो क्योंकि इनकी उम्र कम है तो ELSS स्कीम को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा करीब 20,000 रुपये 1 लाख के ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, जिसमें कि उनको बेनिफिट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर ये चाहें तो मेडिक्लेम भी कंसिडर कर सकते हैं। 20,000 रुपये तक का प्रीमियम निवेश कर सकते हैं, जिसमें कि इनको सारे परिवार को या खुद को वो अपने मेडिकली फिट वो कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं मेडिक्लेम का। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक और प्रश्न भी आया है और वो ELSS से संबंधित ही है। यहाँ पर टैक्स प्लानिंग के ऊपर ही एक प्रश्न है, इसी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट ये लाइन पे मौजूद है सिर्फ अपने सवाल पूछने के लिए। अरविंद शर्मा जी आनंद से लाइन पे मौजूद हैं। अरविंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, क्या है आपका प्रश्न? सर मेरा सवाल ये था, मेरी उम्र 30 साल है और मैं गवर्नमेंट की सर्विस करता हूँ और इनकम मेरी 3.6 लाख है और 1.2 लाख में अपना टैक्स बचाना चाहता हूँ। कैसे होगा ये, जरा एडवाइस चाहिए आपका। जी, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप पहले ही टैक्स प्लानिंग करते हैं कहीं? टैक्स प्लानिंग मैंने अभी स्टार्ट करना है, अभी ऐसा कुछ नहीं किया है सच। अभी आप जैसे जैसे एडवाइस करो वैसे करूँगा। जी विश्वजीत जी, यहाँ पर जैसे आप बात कर रहे थे अभी ELSS विकल्प मौजूद हैं, साथ ही कुछ और भी विकल्प मौजूद है ATC के तहत, ATCCF के तहत। तो इनके लिए क्या सही आइडियल पोर्टफोलियो रहेगा, कहाँ पर ये निवेश करके अपना टैक्स भी बचा सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ELSS स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, करीब 1 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं और इनको अच्छा इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स भी मिल जाएंगे और टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। अगर इनको लगता है कुछ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है तो किसी भी इंश्योरेंस प्लान में अगर ये निवेश करते हैं तो वो पूरा टैक्स बेनिफिट मिलता है। PPF NSC में भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड जो रहता है PPF में 15 साल और NSC में 6 साल का पीरियड रहता है, लेकिन काफ़ी सेफ रिटर्न्स रहती हैं, तो ये कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा 1 लाख से ऊपर अगर वो 20,000 रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में निवेश करेंगे तो 1,20,000 के करीब अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ओवर एंड अबव अगर ये चाहें तो मेडिक्लेम भी ले सकते हैं, जिसमें कि वो खुद के लिए और अपने परिवार को 20,000 के करीब प्रीमियम निवेश कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के इनका 1.2 लाख जो जैसा कि ये चाहते हैं टैक्स सेविंग हो सकता है। तो मैं यही सलाह करूँगा कि ELSS, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और मेडिक्लेम में कंसिडर कर सकते हैं। जी, तो अरविंद जी होपफुली आपको यहाँ पर राय मिल गई होगी। साथ ही अगला एक SMS आया हमारे पास, विश्वजीत जी उस पर नज़र डाल लेते हैं। सोमेजीत सेन का ये कोलकाता से प्रश्न है
और उनका जो प्रश्न एसएमएस के जरिए आया है ये नॉन मेंटेनेंस चार्ज को लेके आया है। जो बैंक खाते में नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगाते हैं बैंक, अगर आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करें, तो उनका प्रश्न है मुझे अपने बैंक खाते में हर तिमाही कुछ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है और बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो क्या चार्ज लगेगा? तो आपकी क्या राय है यहाँ पर, किस आधार पर यहाँ पर बैंक फिक्स करते हैं नॉन मेंटेनेंस चार्जेस और कितने तक इनको चार्ज लग सकता है उन्होंने अगर तिमाही बेसिस पे अपना अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो? जी, इसमें अगर हम देखें तो आरबीआई की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कितना पेनल्टी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इसीलिए हर बैंक के अपने अपने नियम और अपने कानून हैं। क्योंकि बैंक आपका अकाउंट मेंटेन करता था, उसके ऊपर कोई उनकी लागत आती है, तो इसलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन कीजिए, जिसके अगर आप जब भी आप अकाउंट खोलते हैं किसी बैंक अकाउंट में तो उनके ब्रोशर्स में क्लियरली मेंशन होता है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो कितनी पेनल्टी लगेगी। उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आप बैंक चूज़ कर सकते हैं और अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें यही कहूँगा कि आप बैंक टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करता रहता है, तो आप इस पर नज़र रखिए। और ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि इस बैंक में कम है, वो अपने बैंक अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। जी बिल्कुल, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहाँ पर रुकना है, जब लौटेंगे पर जाते जाते देख लेते हैं क्या है सेविंग्स फंडा। ब्रेक के बाद म्यूचुअल फंड शो मनी गुरु शो में आपका स्वागत है और आज सेविंग्स के मुद्दे पे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सेविंग्स से जुड़े प्रश्न यहाँ पर उठा रहे हैं। आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वजीत जी, जो कि हेड मार्केटिंग हैं बजाज कैपिटल के। साथ ही आपको बता दें किस तरीके से आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने सेविंग्स से जुड़े कोई भी प्रश्न हो वो आप हमारे पास भेज सकते हैं। करना सिर्फ आपको ये है कि अपने मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाकर सेव लिखकर अपना पूरा सवाल लिखकर हमें भेज देना है 57575 पर। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न लेते हैं जो हमारे पास एसएमएस के जरिए आया है और इस प्रश्न जो है ये अरुण कुमार जी का पटना से है। विश्वजीत जी, यहाँ पर जिनका प्रश्न है ये टैक्स रिफंड को लेकर है और इनका कहना ये है कि इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपने सैलरी अकाउंट की जानकारी जो दी थी अब वो उन्होंने बदल दिया क्योंकि इन्होंने नौकरी बदल दी है, यानी जो अब नई नौकरी में नया सैलरी अकाउंट, तो जब ये बदला है तो अब जो टैक्स रिफंड आएगा वो कैसे इनको मिल सकता है, क्या इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, इनको अपने असेसमेंट ऑफिसर को अपने नए बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी और MISCR कोड भी बताना होगा, जिसमें कि जो इनका रिफ़ंड आएगा वो फिर वो न्यू वाले अकाउंट में आएगा, ना कि पुराने वाले अकाउंट में। तो ये जानकारी अगर वो भेज देते हैं तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। वो पुराने अकाउंट को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और चेंज कर देंगे। जी बिल्कुल, साथ ही अगला प्रश्न इस समय ले लेते हैं। एक और प्रश्न हमारे पास आया है वो सुनील सक्सेना जी का पुणे से। इनका भी एसएमएस ही आया हमारे पास, ये भी ले लेते हैं। साथ ही इनके जो प्रश्न है विश्वजीत जी चेक ट्रांजैक्शन को लेकर है और उनका प्रश्न जो है वो ये है अगर समय पर बैंक चेक प्रोसेस नहीं कर पाए तो ग्राहक के क्या अधिकार हैं, यहाँ पर क्या करना चाहिए, ग्राहक को शिकायत कहाँ पर कर सकता है? जी बिल्कुल ठीक, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बैंक की कोई पेनल्टी लगा सकते हैं कि अगर उनका चेक में कुछ डिले हुआ है प्रोसेसिंग में। बट हाँ, एज अ कस्टमर आप बैंक से रीज़न पूछ सकते हैं कि किस वजह से वो प्रोसेसिंग में डिले हुआ है, इंटेंशनल डिले हुआ है या कोई नेग्लिजेंस की वजह से डिले हुआ है। तो बैंक को जानकारी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको जवाब ठीक से समझ में नहीं आता है, ठीक नहीं लगता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी बैंक को ले जा सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग ऑम्बुड्समैन है जिसमें आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि बैंक की रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इस शो को वाइंड अप करने का समय आ गया है। विश्वजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सेविंग बाजार के ऊपर चर्चा करने के लिए, साथ ही दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मनी गुरु सेविंग से बस इतना ही, पर कल जब बात करेंगे तो प्रॉपर्टी बाजार के ऊपर बात करेंगे। आपके प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल यहाँ पर लेंगे, कहाँ पर प्रॉपर्टी लेने से आपको फायदा हो सकता है या फिर आपने जहाँ पर प्रॉपर्टी ले रखी है उस एरिया के क्या रेट्स हैं, सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मनोज मिश्रा जी, जो कि प्रमोटर हैं groundtruths.com के। फिलहाल मनी गुरु से बस इतना ही, आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।